याद करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अगला टॉपिक, ये आखिरी सेक्शन है चैप्टर का। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सी व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देख भाई, इसको वर्बली पहले समझो। जैसे आपने फिजिक्स में सबने पढ़ा हुआ है कि जहां पे फ्री चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है वहां पे करंट का फ्लो पॉसिबल होता है, सबको याद है। कंडक्शन वहीं पे पॉसिबल होगा जहां पे फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होगा। लिख के बता, इतना जानते हो सारे? इतना जानते हो सारे, है ना? कंडक्शन वहीं पे पॉसिबल हो सकता है जहां पे फ्री चार्ज कैरियर प्रेजेंट होगा। आपको शायद याद होगा, अगर चार्ज पार्टिकल फ्री स्टेट में होता है तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है ना। अब देख, यानी अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ध्यान से, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहीं पे भी प्रेजेंट होगा तो वहां पर क्या बोल, आयंस प्रेजेंट होंगे। जब सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आयंस का फॉर्मेशन होगा, बोला जा सकता है ना। और सॉल्यूशन स्टेट में आयंस फ्री स्टेट में होगा, सबको श्योर है। आयन फ्रीली मूव कर पाएगा, ये सबको श्योर है। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चूंकि फ्री आयंस प्रेजेंट होता है उससे करंट का फ्लो पॉसिबल है, उससे होके कंडक्शन पॉसिबल है ना। तो आपको यही डिस्कशन यहां पे डिटेल में करना है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है तो वहां पे क्या क्या पैरामीटर्स पॉसिबल होते हैं और उस पर किस तरीके से आपको वर्कआउट करना होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे सॉल्व करना होता है, वो भी आपको अच्छे तरीके से यहां पे सीखना पड़ेगा, है ना। तो सब कुछ यहां पे सीखेंगे। सबसे पहले काम करो, आपको लिखना है, पहला हेडिंग आपको यहां पे लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पहला टॉपिक यहां पे स्टार्ट अप करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। चलिए यहां से शुरू करते हैं। हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। The electrolytic conduction, factors affecting the electrolytic conduction, है ना। चलिए जरा फैक्टर्स की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्टर से। और एक बात दिमाग में रखो, एक बात दिमाग में बिल्कुल आपको रखना है, उस हिसाब से सारे फैक्टर्स को डील करना है। मैं बता दो क्या रखना, देख ध्यान से याद देखना मेरी तरफ। अगर कहीं पे ज्यादा चार्ज कैरियर प्रेजेंट होगा, ध्यान से, जहां पे चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है कंडक्शन वहीं पे पॉसिबल होता है ना। अगर कहीं पे ज्यादा चार्ज कैरियर प्रेजेंट होगा वहां पे कंडक्शन ज्यादा होगा, बोला जा सकता है यस और नो? बता जरा, लिख के बता, लिख के। जहां पे चार्ज कैरियर ज्यादा होगा, जहां पर आयंस का प्रेजेंस ज्यादा होगा, कंडक्शन वहां पे बेटर होगा, बोला जा सकता है ना। बेटर कंडक्शन का मतलब है रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अरे पॉसिबल है। और इसका उल्टा भी करेक्ट है, जहां पे चार्ज कैरियर कम होगा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस वहां पे कम हो जाएगा। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी। दूसरी बात देख, इस टॉपिक में आगे हम पढ़ेंगे आयोनिक मोबिलिटी, आयन की स्पीड के बारे में आपको डिस्कशन इसी टॉपिक में आगे करना है। तो जरा सोचिए, अगर चार्ज कैरियर फास्ट है तो कंडक्शन ज्यादा बेहतर होगा ना, इस बात से सारे सहमत हो। अगर चार्ज कैरियर फास्ट है, अगर आयंस का स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज को कैरी कर सकता है ना। अगर आयन का स्पीड बहुत ज्यादा है तो वो कम टाइम में ज्यादा चार्ज को ले जा सकता है, ज्यादा दूरी तक ले जा सकता है, और जो कंडक्शन होगा वो बेटर हो जाएगा। मतलब दो कारणों से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अफेक्टेड होता है। एक कारण है कि अगर चार्ज कैरियर ज्यादा होगा या कम होगा, ये पहला कारण है। अगर चार्ज कैरियर ज्यादा है तो कंडक्शन बढ़ेगा, अगर चार्ज कैरियर कम है तो कंडक्शन कम हो जाएगा। पहला तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहां पर होगा चार्ज कैरियर का मोबिलिटी। अगर चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा मोबाइल है तो कंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर चार्ज कैरियर धीरे धीरे मूव कर सकता है तो जो कंडक्शन का एक्सटेंट होगा कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी यहां पे फैक्टर्स की बात करते हैं, आसान है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्टर से। लिखो नंबर 1 फैक्टर, लिखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिखो पहला फैक्टर यहां पर होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, जैसे आपको मालूम है इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। अगर मामला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा उसमें डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा। अब जरा सोचिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल आपके पास है जहां पे डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है, तो सोचिए अगर मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा, अगर मैक्सिमम आयनाइजेशन होगा तो आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा ना। और जब आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, जब चार्ज कैरियर ज्यादा होगा
तो कंडक्शन बेहतर हो जाएगा। यस और नो, बता मुझे लिख के। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, सबको याद है ना? अब याद है। और जब डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा तो आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होने का मतलब है चार्ज कैरियर ज्यादा वहां पे डेवलप होगा, और जहां पे ज्यादा चार्ज कैरियर डेवलप होगा कंडक्शन वहां पे ज्यादा होगा, बोला जा सकता है ना? उसी तरीके से अगर हमारे पास कहीं पर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है जिसमें डिसोसिएशन का एक्सटेंट बहुत कम होता है, तो अगर वो थोड़ा सा ही डिसोसिएट करता है तो उस केस में आयंस का फॉर्मेशन कम होगा। अगर आयंस का फॉर्मेशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कैरियर कम डेवलप होगा और कंडक्शन भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर यही है, इसको हम थोड़ा सा सिंबॉलिक तरीके से नोट करेंगे। देखो कैसे नोट करते हैं, बस यहां देखो। देखो अगर हमारे पास प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जी, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि अल्फा यहां पर क्या होगा, हाई। अल्फा याद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे सबको याद है ना? अल्फा यहां पे हाई होगा। अब बताइए, अगर अल्फा यहां पे हाई होगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो आयंस का नंबर होगा वो ज्यादा हो जाएगा ना? जो आयंस का नंबर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? फ्री आयंस का नंबर, एक काम करते हैं, फ्री आयंस अल्फा अगर हाई है तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो फ्री आयंस का नंबर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, यानी चार्ज कैरियर यहां पे ज्यादा हो जाएगा ना? तो सोचो, अगर फ्री आयंस का नंबर यहां पे ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस यहां पे कम हो जाएगा, बोला जा सकता है ऐसा ना? और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्शन बढ़ ही जाएगा। कंडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो रेजिस्टेंस खाली समझने के लिए है। कंडक्शन बेहतर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, सबको इसका आइडिया पहले से होगा। भाई इतना फिजिक्स हमने पढ़ा हुआ है ना? अरे पढ़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा हाई होता है। अगर अल्फा हाई होगा तो फ्री आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, चार्ज कैरियर का ज्यादा फॉर्मेशन होने के कारण से कंडक्शन बेहतर होगा, उसका मतलब है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पॉसिबल? और सोच, अगर मैटर यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बिल्कुल आपको यहां ध्यान से देखना है, अगर मैटर यहां पर है किसका, बोल, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। बताइए, अगर मैटर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का है तो उसका जो अल्फा होगा वो कम होगा, बोला जा सकता है ऐसा ना? अगर अल्फा कम होगा, कोई भी बहुत आसानी से कह सकता है कि फ्री आइंस का फॉर्मेशन उस केस में कम होगा। इसका मतलब है चूंकि चार्ज कैरियर कम है तो कंडक्शन का कम होना स्वाभाविक है ना? और अगर कंडक्शन कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, देख बड़ा सिंपल सा मामला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास NaCl है, क्या प्रेजेंट है, बोल, NaCl। अगर हमारे पास NaCl प्रेजेंट है, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसमें पूरा डिसोसिएशन पॉसिबल हो जाएगा। और जब पूरा डिसोसिएशन पॉसिबल होगा, उसका अल्फा अगर बहुत ज्यादा होगा तो सोच Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन बहुत सारा होगा ना? और जहां पे चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होता है, जहां पे फ्री आयंस बहुत ज्यादा होता है, कंडक्शन बेहतर हो जाता है। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास सपोज कर एसिटिक एसिड है, क्या प्रेजेंट है, बोल, एसिटिक एसिड। तो अगर हमारे पास एसिडिक एसिड है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, याद कर, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अब ये सब याद है ना? ये सब लिखूंगा नहीं मैं बोर्ड पे, याद है ये सब? अब वीक एसिड सबने पढ़ा हुआ है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर हमारे पास वीक एसिड है जिसमें बहुत कम डिसोसिएशन पॉसिबल होता है ना, अगर बहुत कम डिसोसिएशन पॉसिबल होगा, आयंस का फॉर्मेशन बहुत कम होगा, कंडक्शन बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस आपको दिया हुआ है तो कंडक्शन ज्यादा होगा, वीक का केस आपको दिया हुआ है तो कंडक्शन वीकर होगा। क्लियर ना? इसको जल्दी नोट करना है। फिर यहां पे दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। दूसरा फैक्टर यहां पर है नेचर ऑफ, दूसरा फैक्टर यहां पर होगा जिसको कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना? इसको नोट करो। और दूसरा फैक्टर यहां पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट का फैक्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, बाकी लोग ये जल्दी नोट करके कंप्लीट करो।
हो गया ना, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर। चलो दूसरा फैक्टर यहां पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट का फैक्टर है, बहुत आसान है। देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास की बातों पे। आपको शायद पता होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पोलर। अरे पोलर होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट इज पोलर स्पीशीज। इलेक्ट्रोलाइट पोलर होगा तभी ना आयंस का फॉर्मेशन वो करेगा, हाँ या ना? अरे करेगा तभी करेगा ना। अब देख ध्यान से देखना, फैक्ट ये है कि अगर सॉल्वेंट पोलर है ना, अगर सॉल्वेंट पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन और डिसोसिएशन दोनों बढ़ जाते हैं। ध्यान से देख, अगर NaCl को हमने वाटर में डाला तो डिसोसिएशन बहुत सारा होगा, और अगर NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो जो NaCl में डिसोसिएशन होगा बहुत ही ज्यादा कम होगा। रीजन देख, पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसोसिएशन होता है, नॉन पोलर में कम डिसोसिएशन होता है। आई रिपीट, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसको पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, है ना, उसमें डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा, और अगर डिसोसिएशन मैक्सिमम होगा तो आयंस का फॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, चार्ज कैरियर का मैक्सिमम फॉर्मेशन होगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा। अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है तो डिसोसिएशन कम होगा इलेक्ट्रोलाइट का, और जब डिसोसिएशन कम होगा तो आयंस का फॉर्मेशन भी कम होगा ना, और जब आयंस का फॉर्मेशन कम होगा, अगर चार्ज कैरियर कम ही डेवलप होता है तो कंडक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो मतलब यहां पर ऐसे बोलेंगे, ध्यान से देख, अगर पोलैरिटी हमने बढ़ा दिया, ऐसा सॉल्वेंट लो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है, ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है, जैसे वाटर इज अ हाईली पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो जो अल्फा, इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और जब अल्फा ज्यादा होगा इसका मतलब है वही बात कि फ्री आयंस का फॉर्मेशन क्या होगा, बोल, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब फ्री आयंस का फॉर्मेशन बढ़ेगा इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस यहां पे कम हो जाएगा, और जो कंडक्शन का एक्सटेंट होगा वो बढ़ जाएगा, बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने पोलैरिटी सॉल्वेंट की कम कर दी किसी तरीके से, कोई ऐसा सॉल्वेंट हमने अज्यूम कर लिया जो कि बहुत कम पोलर है, जिसमें डिसोसिएशन बहुत कम होता है, तो अगर डिसोसिएशन बहुत कम होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा, अल्फा यहां पर होगा लेस, और जब अल्फा यहां पे लेस होगा तो फ्री आयंस यहां पे लेस ही डेवलप होगा। लेस चार्ज कैरियर के फॉर्मेशन के कारण से रेजिस्टेंस यहां पे ज्यादा बना रहेगा, और जो कंडक्शन होगा वो लेस हो जाएगा। क्लियर ना? ये आपका हो गया दूसरा फैक्टर। आइए तीसरे फैक्टर की बात करेंगे। देख तीसरा फैक्टर यहां पर क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड आयोनिक मोबिलिटी। इसका डिटेल डिस्कशन हम करने वाले इसी टॉपिक में आगे। वैसे मोटे तौर पे समझ लो, मोबिलिटी मतलब स्पीड ना। अगर आयन बहुत ज्यादा मोबाइल है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो कंडक्शन ज्यादा होगा, है ना। अगर उसकी स्पीड कम है तो कंडक्शन कम होगा। चार्ज आयन ही कैरी करता है ना भाई, चार्ज हमेशा चार्ज पार्टिकल ही कैरी करता है। अगर चार्ज पार्टिकल फास्ट है तो कंडक्शन ज्यादा होगा, अगर चार्ज पार्टिकल आपका स्लो है तो कंडक्शन कम हो जाएगा। मतलब ऐसा देखिए, अगर आयोनिक मोबिलिटी हाई है, अगर आयन बहुत फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और कंडक्शन बढ़ जाएगा। इसका उल्टा, अगर आयन बहुत ज्यादा स्लो है, वही चार्ज को कैरी कर रहा है, वही बहुत स्लो हो गया ना, तो गिवन टाइम में ज्यादा चार्ज को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज्यादा करंट को डेवलप करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस को यहां पर हाई माना जाएगा, कंडक्टेंस को यहां पर बोल क्या, लेस माना जाएगा। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। अब देखो नंबर 4, चौथा फैक्टर यहां पे है टेम्परेचर का फैक्टर। देखो टेम्परेचर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देख सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि अगर हमारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम होता है। सबको याद है? अब लिख के बता, ये मालूम है सबको, मेटालिक कंडक्टर अगर आपके पास है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। आपको याद है? मगर ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में नहीं होता है। याद रखिए, इस मायने में आपका जो मेटालिक कंडक्टर है,
और आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो डिफरेंट है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं ना, जिसका मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा जहां पर आयंस प्रेजेंट होंगे और आयन जो होगा वो चार्ज कैरियर के रोल में होगा। तो याद रखिए, अब इसको लॉजिक से समझो, देखो इसको लॉजिक से समझो। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा कि कम होगा, लिख के बताना जरा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स ज्यादा ब्रेक होंगे कि कम ब्रेक होंगे, क्या लगता है तुम्हें? ज्यादा ना, डिसोसिएशन बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, सबने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से टूट फूट ज्यादा होती है ना, डिसोसिएशन ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब है, देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपका जो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा वो बढ़ जाएगा, उसके कारण से ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा। इस बात को मानते हो सारे? और एक और बात यहां पर देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से जो आयंस का स्पीड होता है वो बढ़ जाता है। हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा हुआ है इनफैक्ट, कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है या जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है ना। तो सोचिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा और ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा, इस कारण से कंडक्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, जिन आयन का फॉर्मेशन होगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना। अबे समझ में आ रहा है? ये लिख के बता, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अगर चार्ज कैरियर फास्ट हो गया, उसकी मोबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी, हमने अभी पढ़ा ना, अगर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन ज्यादा होगा, बोला जा सकता है ना। तो फाइनल वर्ड्स आर, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा। ये बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग वाली बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स टूटता है ना, अरे टूटता है, लिख के बता, टूटता है ना, यस और नो, मालूम है सबको? टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड्स का डिसोसिएशन होता है, जब बॉन्ड्स का डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा, यस और नो? अबे होगा ना, होगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ेगा, और जब अल्फा बढ़ेगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जो फ्री आयंस का नंबर होगा वो बढ़ जाएगा। देखिए, फ्री आयंस का नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम हो जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा, पॉसिबल है। और दूसरी बात, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो आयोनिक मोबिलिटी है, आईएम से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आयोनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, इसके बढ़ने से भी रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हर बात को समझे ना, तो यहां पे दो बातें होती है ना, एक तो फ्री आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा होता है जो कि कंडक्शन को बढ़ाता है, दूसरा आयन की स्पीड बढ़ जाती है जो फिर से कंडक्शन को बढ़ाने का ही काम करेगा। तो दोनों कारणों से कंडक्टेंस यहां पे बढ़ेगा, यस और नो लिख के बता। अबे बढ़ेगा, यस, मानते हो इस बात को? और मानते हो ना? दो चीजें यहां पर है, अबे दो चीजें है ना, देख रहा सबको? एक तो ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा, और जो आयंस बनेगा वो बहुत लायक आयंस होगा ना, मतलब बहुत कह सकते हैं बहुत काम का आयंस होगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। दोनों कारणों से कंडक्शन बढ़ता है, तो मतलब कहा जा सकता है कि कंडक्शन में सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट यहां पर होगा, जबकि बैटालिक कंडक्टर में उल्टा होता है। वो सब आप तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहां पे ध्यान रखिए, टी बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, टी कम करने से कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी नोट कर लेते हैं ना, देखिए, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज आप करोगे तो क्या होगा बोल, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन यहां पे कमतर हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस कारण से जो फ्री आयंस का फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और जब चार्ज कैरियर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। अब भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई, जिस कारण से कंडक्टेंस आपको लेस नजर आएगा। और दूसरी बात है, अगर टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है तो जिन आयंस का फॉर्मेशन होगा उसकी मोबिलिटी भी तो कम रहेगी, लेस मोबिलिटी का मतलब लेस कंडक्शन है, क्लियर ना? अरे समझे इसको, लिख के बता, समझ गए सारे? यस सर, नो? कुछ तो लिख, हाँ ठीक है, आ रहा है सबका, यस ही आ रहा है, ठीक है। अब जल्दी नोट करो इसको, इसको जल्दी नोट करना है। ये चार फैक्टर है जो कि आपको डिस्कस करना था, एक फैक्टर और है जो कि हम करेंगे तभी कंप्लीट हो जाएगा, एक और लास्ट फैक्टर है, इसको जल्दी नोट करो।
ओके, नोटेड। पर हो गया ना, हटा दो इसको। एक लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद फिर ये फिनिश हो जाएगा। ये तो छोटा सा फैक्टर है, यही क्लियर कर लेंगे। देख, ये फैक्टर नंबर 5 होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देख भाई, अगर थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम रिकॉल करो, याद है, या ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ता है ना। याद करो, अगर वाटर ज्यादा पुट करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। मालूम है ये सब चीजें, वाटर अगर ज्यादा पुट करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। अब इसका एक रीजन है, देख इधर क्या रीजन हो सकता है, मैं वो भी समझा दे। यहां देख, मैथमेटिकल रीजन है इसका, समझ लो। रफ वर्क है, इसको नोट मत करना। तुम्हें ओस्टवर्ड्स, ये ओस्टवर्ड्स, सॉरी, एक था ना ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, याद है? ओस्टवर्ड वॉकर मेथड नहीं, ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो याद है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम का ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देखो इधर, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, केडी इज इक्वल टू हमेशा होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर किसी को नहीं याद है तो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स पढ़ो, पहला ही टॉपिक में है ना, पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया होगा उसमें इसी लॉ का जिक्र है, दैट इज कॉल्ड ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये जो केडी होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि हमेशा फिक्स्ड होगा गिवन टेम्परेचर पे ना। याद कर, केडी कांस्टेंट रहता है। अब ध्यान से देखना, इसको रीअरेंज करेंगे, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं केडी अपॉन सी। केडी अपॉन सी इज इक्वल टू पॉसिबल, यहां पर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। अब यहां देख केडी यहां पे कांस्टेंट है, सबको दिख रहा है। अब बता, देखो ध्यान से देख, अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, अगर सी हमने बढ़ा दिया, सपोज करो, मान लो सी को हमने इंक्रीज करा दिया, केडी कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, केडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो कि हमेशा गिवन टेम्परेचर पे फिक्स्ड होता है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एलएचएस आपका डिक्रीज करेगा। सबको श्योर है? लिख के बता भाई। अबे श्योर है ना? अरे कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में सारे नंबर यहां पे पॉजिटिव, तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नॉर्मल मैथ सही है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एलएचएस डिक्रीज करेगा ना। और सोचना, जब एलएचएस कम होगा आरएचएस भी कम होगा, है ना। अगर एलएचएस कम होगा तो आरएचएस भी कम होगा ना। ध्यान से, एलएचएस अब दोनों बराबर है, एलएचएस में अगर कमी करेंगे आरएचएस को भी कम करना पड़ेगा ना। सबको श्योर? अब ध्यान से देख क्या कर रहे हैं, क्या लगता है भाई, बताता हूं। अगर ये साइड कम है तो इसको भी कम करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा को कम करना पड़ेगा ना। अगर अल्फा डिक्रीज हो जाए, देखिए अगर अल्फा कम हो जाए तो न्यूमरेटर यहां पे छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिगर हो जाएगा, ये भी साइड कम हो जाएगा ना। मतलब यहां पे श्योर है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो डिसोसिएशन हमेशा डिक्रीज करता है। इसका उल्टा भी करेक्ट होगा ना। अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो ये साइड बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा, डिनोमिनेटर अगर छोटा है, अबे इतना मैथ सबको आता होगा ना। अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो एलएचएस बड़ा हो जाएगा, तो आरएचएस भी बड़ा हो जाएगा, और ये तभी बड़ा हो सकता है जब अल्फा हाइयर हो जाए। तो इस बात को थोड़ा सा समझना था, तो मैंने मैथमेटिक्स यूज करके समझा दिया कि अगर अल्फा बढ़ेगा, सॉरी, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा कम हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होगा। अरे समझे सारे? नॉर्मल मैथ्स है, और क्या लिख के बताना है, लिख के, मैं कुछ पूछ रहा हूं कि नॉर्मल मैथमेटिक्स है भाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने से एलएचएस कम तो आरएचएस भी कम, यानी अल्फा कम होगा। कंसंट्रेशन कम करने से एलएचएस बढ़ेगा, आरएचएस भी बढ़ेगा, तो अल्फा बढ़ जाएगा। अब सोचो, अगर अल्फा बढ़ा तो फ्री आइंस का नंबर बढ़ेगा, और जब फ्री आइंस का नंबर बढ़ेगा चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, तो कंडक्टेंस या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो सब कुछ यहां पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। जरा यहां देखना,
अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हाई है तो अल्फा यहां पर क्या होगा, लेस, और जब अल्फा लेस होगा तो बहुत ही आसानी से कहा जा सकता है कि जो फ्री आइंस का नंबर होगा वो लेस हो जाएगा। लेस चार्ज कैरियर का मतलब है रेजिस्टेंस का हाई होना और कंडक्टेंस का कम हो जाना। अब इसका उल्टा भी करेक्ट है कि अगर हमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, हमने साबित करा कि अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे अल्फा बढ़ता नजर आएगा ना। अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे अल्फा बढ़ता नजर आएगा। जैसे ही अल्फा बढ़ा, जैसे ही डिसोसिएशन बढ़ा, ज्यादा आइंस का फॉर्मेशन होगा, चार्ज कैरियर ज्यादा डेवलप होगा। उस कारण से रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट होगा और जो कंडक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। कुछ ऐसा यहां पे कहा जा सकता है। अरे सबको क्लियर है ना? अब इसको जल्दी नोट करो। अगला टर्म है, अगला टॉपिक है वेरियस टर्म्स। अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करना वेरियस टर्म्स। सोचना, अगर बात कंडक्शन की हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें आएंगे जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना। हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी का डिस्कशन करेंगे, कंडक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ आपको यहां पे करना पड़ेगा, है ना? और ये बहुत कुछ उसमें फिजिक्स से मिलता जुलता होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। अगला हेडिंग आपका होगा वेरियस टर्म्स। इसको नोट करने के बाद उसको शुरू करेंगे। चलो जल्दी नोट करके फिनिश करो, हो जाए तो बता देना। अबे हो गया तो 2 लाइन ही तो है, हो गया ना? ठीक है, फिर हटा रहा हूं उसको मैं। हेडिंग दो वेरियस टर्म्स। चलो जी स्टार्ट करते हैं वेरियस टर्म्स। वेरियस टर्म्स में वही सब बेसिक टर्म्स है। देख भाई, पहला जो 4 टर्म है वो आपको पहले से भी पता होगा ना। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना? आपको बस यहां पर इमेजिन करना है कि जो आपका कंडक्टर यहां पर होगा दैट विल बी एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसे एज्यूम कर लो, उससे करंट को हम पास कर रहे हैं और जो कंडक्शन का वहां पे मामला होगा हम उसको स्टडी कर रहे हैं, उसको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 4 टर्म बिल्कुल फिजिक्स वाला ही है, उसके बाद का जो टर्म्स है वो केमिस्ट्री वाला होगा, तो उस पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे। चलिए यहां आते हैं, पहले टर्म से शुरुआत करेंगे। चल पहला टर्म यहां पर क्या, रेजिस्टेंस। सबसे पहला टर्म यहां पर क्या बोल, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको हमेशा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और आपको शायद पता होगा इसको ओम्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं ना। आर इज इक्वल टू, याद कर क्या होगा, वी अपॉन आई। और याद है आर इज इक्वल टू पॉसिबल होगा वी अपॉन आई ना। अबे मालूम है सबको, लिख के बता, मालूम ही होगा यार, क्या लिखना है इसमें, छोड़ो। इसका यूनिट क्या होगा, बोल यूनिट, जल्दी बोल। ओम। यूनिट क्या होगा इसका, ओम। ऐसे इसको ओम कहते हैं ना, यूनिट इज ओम। क्लियर? चलिए भाई ये तो सबको पता ही है। नंबर 2 कंडक्टेंस मालूम है सबको, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को आमतौर पे कैपिटल सी से एक्सप्रेस करा जाता है। कंडक्टेंस को आमतौर पे कैपिटल सी से एक्सप्रेस करा जाता है और जो कंडक्टेंस होगा वो हमेशा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। C इज इक्वल टू 1/R पॉसिबल होता है। आई होप आपको मालूम होगा। अरे मालूम है ना सबको, लिख के बता। कंडक्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और ये बहुत बेसिक बात है, ये तो सबको पता ही होगा। और चल जहां तक यूनिट का सवाल है, यूनिट यहां पर क्या बोल, यूनिट यहां पर होगा ओम इनवर्स। देख यूनिट यहां पर हो सकता है क्या क्या, ओम इनवर्स, है ना, या इसको बोलते हैं साइमन एस। साइमन एस से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसको मो MHO भी लिखा जाता है कई बार ना, MHO मो। ये कंडक्टेंस का यूनिट हो गया, ये सबको श्योर है। चलो नंबर 3, चल यहां से तीसरा टर्म है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। तीसरा टर्म यहां पर क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को आमतौर पे रो से रिप्रेजेंट हम करते हैं, याद करो इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको मालूम है? अरे मालूम है, यस और नो, लिख के बता।
स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मालूम है सबको? तो चलो इसका देखें एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा ना, R इज इक्वल टू हमेशा पॉसिबल होगा रो इंटू एल बाई ए। याद कर, R का मतलब रेजिस्टेंस है, L का मतलब कंडक्टर का लेंथ होगा, A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, रो का मतलब रेजिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर ना? चलो इसको रीअरेंज करो। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां पे रो को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा। रो इज इक्वल टू, बोल क्या रिजल्ट आएगा, R इंटू ए बाई एल ना। रो को यहां पे लिखा जा सकता है R मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन एल। अरे पॉसिबल है। अब इसको हमें थोड़ा सा एक तरीके से डिफाइन करना है। देखिए हम इसको यहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले तरीके से डिफाइन करेंगे। देखो डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देख मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो यहां देखो, उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया भाई? अबे रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल होगा ना, आर इंटू ए बाई एल, उल्टा कैसे हो गया? चलो यहां ध्यान से देख, यहां देख मैं क्या कर रहा हूं। सपोज करो, ऐसा सोचो, जो कंडक्टर आपको दिया हुआ है, कंडक्टर यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। कंडक्टर यहां पर क्या, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें कोई शक की बात नहीं। अरे होगा ना, कंडक्टर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यहां पर होगा। अब जैसे मैंने सोचा, उस कंडक्टर का जो लेंथ है, मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझा रहा हूं, मतलब लेंथ यहां पे 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और उसी सॉल्यूशन का, उसी कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट्स से दिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका डायग्राम देखो, देख डायग्राम इसका कैसा। सपोज कर आपके पास यहां पर ये क्यूब है, इट्स अ क्यूब। चलो आराम से क्यूब एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। देखो इट्स अ क्यूब, इसमें हमने अपना कंडक्टर जो कि एक सॉल्यूशन है उसको फिलअप कर दिया। द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इनसाइड दिस क्यूब। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका यहां पे कंडक्टर है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो कि क्यूब में पूरा भरा हुआ है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जो आपका यहां पे लेंथ है साइड का, ये सपोज कर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना भाई? 1 सेंटीमीटर। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आता है ना? जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ भाई करंट यहां पर ऐसे फ्लो हम कराएंगे। हाँ भाई देख, ध्यान से देखना, यहां से करंट सिस्टम में एंटर कर रहा है, और यहां से मान लो करंट सिस्टम से बाहर निकल रहा, वायर ऐसे कनेक्टेड है। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बता यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया ना, जैसे क्यूब, इमेजिन द क्यूब है ना, इमेजिन दिस क्यूब। तो क्या हो सकता बता भाई? जैसा ना ये जो टेबलेट है मेरा, इट्स लाइक अ क्यूब तो नहीं है ये। अगर करंट यहां से पास कर यहां से निकाल तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही तो होगा, ये वाला पोर्शन। चल चल ठीक। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे है, सपोज कर दिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे है, सपोज करो दिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोच, अगर यहां पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ ना। अब सबको इसका आइडिया होगा। बोल एरिया यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ यहां पे 1 सेंटीमीटर के बराबर है, बोल क्या रिजल्ट आएगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अब बता, अगर ए को यहां पे 1 पुट करेंगे, एल को यहां पे 1 पुट करेंगे, तो वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, सबको श्योर। और एक और चीज यहां पर होगा ना, कि अगर वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, तो रो इज इक्वल टू क्या पॉसिबल होगा? आर। बात को समझे, रो इक्वल्स टू कितना पॉसिबल होगा? आर। मतलब ये भी कहा जा सकता है ना, कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, कितना भाई? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है, वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, वो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, उसको हमेशा उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। मैं रिपीट करो, यहां देख साहब, अबे ये फॉर्मूला सबको पता होगा, 9th क्लास में भी है ना फॉर्मूला। अरे मालूम है फॉर्मूला? यस और नो? लिख लिख के बता, मालूम है? इसमें रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, आपको ये पता होगा पहले से, इतना फिजिक्स सबको मालूम होगा ना। उसी रो को स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो का सेपरेशन कर लिया, और इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टच हमने दे दिया, कि आपका जो कंडक्टर यहां पर होगा, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, लेंथ यहां पे 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होगा।
तो अगर वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर हो जाए तो जो रो होगा मस्ट बी इक्वल टू आर। सबको देख रहा, अगर ए को यहां पे 1 पुट करेंगे, एल को यहां पे 1 पुट करेंगे, रो इज इक्वल टू आर पॉसिबल हो जाएगा। मतलब सिंपल कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो काम करो, यहां तक नोट करो, फिर उसके बाद कई सारी चीज यहां पे करनी पड़ेंगी। अभी इसको जल्दी यहां तक नोट करके कंप्लीट करो फास्ट। हो गया नोटेड? हाँ भाई, कर लिया ना? चलो एक लाइन इसमें नोट करना पड़ेगा, लिखना स्टार्ट करो जरा, लिखो तो। एक लाइन इसमें आपको नोट करना पड़ेगा, आप लिखिए जरा। द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस provided by, the total resistance provided by, the total resistance provided by 1 cubic centimeter volume है। 1 cubic centimeter volume, 1 cubic centimeter volume of the electrolytic solution, 1 cubic centimeter volume of the electrolytic solution, 1 cubic centimeter volume of the electrolytic solution is called its specific resistivity। लिख रहे हो ना? Is called its specific resistivity। The total resistance provided by 1 cubic centimeter volume, 1 cubic centimeter volume of an electrolytic solution, 1 cubic centimeter volume of an electrolytic solution, of an electrolytic solution is called its specific resistivity, is called its specific resistivity। अब ध्यान से देख भैया, केमिस्ट्री में आमतौर पे जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए जाते हैं ना, उसका डायमेंशन काफी छोटा होता है, इसीलिए हम आमतौर पे लेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना भाई, एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि लेंथ को 1 मीटर करो और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक मीटर हो जाता उस केस में, तो भी रॉ इज इक्वल टू आर ही होता ना, मगर वो एसआई सिस्टम में होता। किसमें होता? एसआई सिस्टम में होता। और केमिस्ट्री में आमतौर पे पर सेंटीमीटर कैलकुलेशन करा जाता है, दैट्स वाई आमतौर पे सेंटीमीटर में बातें रहती है, मीटर में बातें नहीं की जाती है। क्लियर? अब यहां देखो, बोल इसका यूनिट क्या होगा बता? यूनिट, अगर यूनिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मैटर यहां पे बड़ा सिंपल सा ना, देख क्या कर सकता है, रॉ इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो रॉ का मतलब क्या? रॉ इज इक्वल टू आर को यहां पर क्या लिखेंगे? म्यू, आर को यहां पर ओम। ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में केमिस्ट्री में लिया जाता है। लेंथ आपका यहां पे सेंटीमीटर में होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा? ये सिंपल सी बात है, रिजल्ट यहां पर होगा ओम सेंटीमीटर। हो गया ना? तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अब ये कंप्लीट हो गया। चल आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देख रहा। अब ओम मीटर यहां पर यूज नहीं किया हमने, क्योंकि आमतौर पे केमिस्ट्री में मीटर में हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं। क्लियर ना? तो अगर मीटर में आपका डेटा आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कन्वर्जन तो पॉसिबल है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। इट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अच्छा नंबर 4 पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी।
नंबर 4 इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ध्यान से, नंबर 4 इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो, इसको या तो यहां पे कैपिटल के से एक्सप्रेस करेंगे, या एक ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, ये सिंबल एक ग्रीक सिंबल है, इसको कप्पा कहते हैं, KAPPA, है ना। इस सिंबल को हम कप्पा कहते हैं, KAPPA, है ना। तो या तो उसको ऐसे शो करो, ये कैसा सिंबल है, देख रहा सबको, ये इस तरीके से ऐसे है ना, और ये नॉर्मल कैपिटल के है। तो या तो के से या कप्पा से इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, हम इसको के से एक्सप्रेस करेंगे, हम इसको के से एक्सप्रेस करेंगे। और ये बड़ा सिंपल है, देखो, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता है वो एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होगा वो? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का वो रेसिप्रोकल होता है। मतलब ऐसा, देखिए, अगर आपको यहां पर के कैलकुलेट करना है, के मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय रॉ, के का मतलब यहां पर क्या बोल, 1 बाय रॉ हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देख, के इज इक्वल टू 1 बाय रॉ ना, रॉ का एक्सप्रेशन आपके सामने यहां पे पहले से ही प्रेजेंट है, इसका रेसिप्रोकेशन आप करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? इसका रेसिप्रोकेशन करेंगे, आर को लिखा जाएगा 1 बाय आर। तो चलिए, आर को यहां पर लिख सकते हैं बहुत आसानी से, 1 बाय आर इंटू इस फैक्टर का भी रेसिप्रोकेशन आपको करना है, जिसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है, बोल क्या रिजल्ट आएगा? L बाई ए ना। और हमने अभी पर आपको पहले से मालूम है कि जो 1 बाई आर होता है वो हमेशा कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पे सिंपल सा, अगर आप यहां पर के को डिसाइड करेंगे, अगर के का एक और फॉर्मूला यहां पे आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? 1 बाय आर को यहां पे सी लिखा जा सकता है ना, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन ए। क्लियर ना? तो इस तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना पॉसिबल है। फैक्ट यहां पे बड़ा सिंपल सा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो K इज इक्वल टू पॉसिबल यहां पर होगा C मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। और चलिए आगे बात करेंगे, इसको डिफाइन आपको करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले तरीके से। देख कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से यहां देखना। फिर से वही डायग्राम प्लॉट कर भाई, उसके बाद सोचते हैं क्या करना। सीधा डायग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला डायग्राम दोबारा प्लॉट करेंगे। इसके बाद यहां पे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। यहां देख सबके सब, देखो ऐसे आपको करंट इसके थ्रू पास करना है, करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। चल, हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अंडर कंसिडरेशन। और वही सब बात है, देखिए फिर से वही सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इफ L इज इक्वल टू क्या बोल, 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे है दिस इक्वल्स टू क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां देख सबके सब, देख क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस यहां पर होगा ये L, यही L है ना, ये कितना बोल, 1 सेंटीमीटर के बराबर। और ये क्या बोल, यही तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हमने क्या लिया बोल, दिस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसानी से वॉल्यूम कैलकुलेट करना पॉसिबल है, बोल क्या रिजल्ट आएगा? वॉल्यूम को लिखा जाएगा A इंटू एल ना, A इंटू एल का मतलब यहां पे 1 इंटू 1 क्या रिजल्ट आएगा, वही जो वहां पर था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना बोल, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख, अगर L को यहां पे 1 पुट करा जाए और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये तो खत्म हो गया। बहुत आसानी से कहा जा सकता है K इज इक्वल टू सी ना, बहुत आसानी से कहा जा सकता है K इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम प्रेजेंट है, उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसके स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और बात को समझे, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यहां देख सब, K 1 बाय रॉ के बराबर होता है। 1 बाय रॉ का ये मतलब होगा, सबको श्योर ना, 1 बाय आर को C से एक्सप्रेस करना पॉसिबल है। तो आपका जो काम का फॉर्मूला है वो है K इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। L को 1, A को 1 ले लो, वॉल्यूम आपका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल जाहिर है अगर यहां पे 1 1 पुट करेंगे K इक्वल्स टू सी, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अरे बात को समझे, लिख के बता, लिख के बता।